कोरोना की वजह से 12वीं के छात्र बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। परीक्षा होगी या नहीं, इस पर आज भी फैसला नहीं हो पाया। दिल्ली में इसे लेकर केंद्र और राज्य के शिक्षा मंत्रियों के बीच एक अहम बैठक हुई। खबरों के मुताबिक दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों ने परीक्षा पर सहमति दे दी है। इस घर में 3 बच्चे हैं जिनकी इस साल बोर्ड की परीक्षा है 12वीं के, लेकिन कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर है और क्या सोचते हैं ये बच्चे इस साल की 12वीं की परीक्षा के बारे में, वो उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अक्ष, मुझे ये बताइए कि इस साल 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम है, कितने ज्यादा एक्साइटेड थे बोर्ड एग्जाम को लेकर? अभी तक तो एक्साइटेड थे, बट जो अभी सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री में, उसको देखते हुए अब ऐसा लगता है कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गया, तो ट्यूशन्स वगैरह भी नहीं जा पा रहे, घर पे पढ़ाई हो नहीं पा रही ढंग से, और ऑनलाइन क्लासेस में भी मतलब ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए टेंशन तो बहुत है। ये टेंशन सिर्फ दिल्ली में रहने वाले अंश की नहीं है, बल्कि 12वीं में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को यही तनाव है। राजनाथ सिंह की अगुवाई में केंद्रीय और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक राज्यों से कहा गया है वो 2 दिनों के भीतर लिखित में अपनी राय केंद्र सरकार को भेजें। 1 जून को शिक्षा मंत्रालय हालात की समीक्षा के बाद अंतिम फैसला लेगा कि 1 जून से पहले और 25 मई के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आप अवगत करा सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भविष्य भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है। खबर के मुताबिक दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों ने परीक्षा कराने पर सहमति दे दी है। दिल्ली सरकार की मांग है कि पहले बच्चों का वैक्सीनेशन हो, फिर परीक्षा हो। दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे। पूरे सुरक्षित वातावरण बच्चों को देना होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कुछ है तो बच्चों की हेल्थ है। आज बच्चे 1.5 साल से आप सभी लोग को मालूम है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक संभ्रम की भावना है, तो हमें ऐसे ही कुछ सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा जो बच्चों के हित में हो। यानी अभी तक के मुताबिक तो यही लग रहा है कि 12वीं परीक्षा को टालने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। बच्चे भी परीक्षा कराई जाए या नहीं, इस पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त तो परीक्षाएं पोस्टपोन्ड होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे ना तो भी 18 से लेस वालों को कोई वैक्सीनेशन हुई है। मैम, परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी एक चीज़ होती है कि मतलब कुछ बच्चों ने सेल्फ स्टडी की है तो उनके लिए गवर्नमेंट को पोस्टपोन कर देना चाहिए और हमें एक डेट बता देनी चाहिए जिससे हम कभी पढ़ना ना छोड़ें, या फिर एक डेट बता देनी चाहिए। वहीं माता पिता चाहते हैं कि कोरोना की वजह से जैसे हालात हैं उसके मुताबिक परीक्षा को आगे बढ़ा देना चाहिए। जब स्थितियां सामान्य हो जाएं उस समय एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, तभी बच्चों का जो मेहनत की है पता लग पाएगा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है। परीक्षा का ये इस एपिडेमिक को देखते हुए जून में सामान्य स्थिति लगभग हो जाएंगी, और उसके बाद भी देश काल परिस्थिति पर निर्णय लेना चाहिए और जुलाई तक ही ये हो जाना चाहिए, उसके बाद ये आगे खींचे ना। मेरे हिसाब से तो ये पेपर अभी तो नहीं होने चाहिए, पोस्टपोन होने चाहिए आगे के लिए, और या तो ऑनलाइन कर दीजिए या स्कूल बोर्ड। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्देश जारी किया है कि छात्र परीक्षा घर बैठे ही देंगे। 1 जून से 5 जून तक परीक्षार्थी प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका ले सकेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक 5 दिन के अंदर परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करानी होगी। दिल्ली में आज लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया, लेकिन सीएम केजरीवाल ने 2 अच्छी खबर भी दी। केस कम हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही कि दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बेहद कम हो गया है। दिल्ली में आज लॉकडाउन को 1 हफ्ते यानी 31 मई सुबह 5 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया गया। आम राय ये बन रही है लोगों की कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो
जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन बढ़ाने की बात के अलावा केजरीवाल ने 2 अच्छी खबर भी दी। खबर दिल्ली में कोरोना के केस और संक्रमण दर के कम होने की। अप्रैल में एक दिन में सबसे ज्यादा 28,000 केस आए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा 1600 हो गया। दरअसल दिल्ली सबसे पहला राज्य था जिसने दूसरी लहर में देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था और इसका असर आज आंकड़ों में नजर आ गया। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमण दर 36% पहुंच गई थी, यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है, यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। केजरीवाल के आज के संदेश में दूसरी अच्छी खबर ये रही कि अगर कोरोना के केस और संक्रमण दर घटने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो 31 मई से दिल्ली के अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। केजरीवाल ने कोरोना काल में डॉक्टरों और नर्सों के जज्बे की तारीफ करते हुए ड्यूटी पर शहीद होने वाले डॉक्टरों और नर्सों के परिवारों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। इनमें से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए। उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ। हम कर्जदार हैं उनका कर्ज हम नहीं चुकता कर सकते, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी। हालांकि केजरीवाल ने आज फिर वैक्सीन की किल्लत की बात भी की और कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को भी कहा। तो फिर सवाल ये है कि क्या 1 हफ्ते में ऐसे हालात बन पाएंगे कि दिल्ली को अनलॉक किया जा सके। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, जहां पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाएं पस्त पड़ी हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार ने जहां ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग और वैक्सीन अभियान को तेज कर दिया है, वहीं राज्य में 31 मई तक आंशिक कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 4,800 केस सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि कई दिनों के बाद राज्य में यह आंकड़ा 5,000 के नीचे गया है। यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 3,17,000 लोगों के कोरोना टेस्ट भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये भी ऐलान किया है कि राज्य में 18 से 44 साल के लोगों को भी 1 जून से कोरोना के टीके दिए जाएंगे। तक हम लोगों ने 18 से 44 के बीच की उम्र के 10 लाख से अधिक लोगों को, युवाओं को वैक्सीन दिया है। अभी तक हमारे कमिश्नरी मुख्यालय और कुल 23 जनपद हमारे वर्तमान में 18 से 23 उम्र के लोगों, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कार्रवाई के साथ जुड़े थे। 1 जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। यूपी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में साधन और जरूरी मेडिकल उपकरणों के अलावा मेडिकल स्टाफ की भी कमी है, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। हालांकि कई जगहों पर यह भी देखने में आ रहा है कि वैक्सीन को लेकर भ्रांतियों और अफवाहों के चलते गांवों में लोग डर रहे हैं और वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे जनता का सहयोग मिल रहा है। पहले जनता कम सहयोग मिल रहा था, लेकिन अब समझाने से और जो जनप्रतिनिधि हैं गांव के
और आशा हैं, वो सहयोग अच्छा कर रही हैं, उनकी वजह से रिस्पांस अच्छा मिला है। भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं और वही जागरूकता की कमी और भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं। भ्रांतियों की वजह से जाके वो कम निकलते हैं। हाँ, निकल के नहीं आ रहे हैं, हमको डोर टू डोर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग उन गांवों को प्राथमिकता दे रहा है जहां ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसे गांवों में डॉक्टरों की टीम भेजकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है और साथ ही दवाई किट भी बांटी जा रही है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का कहर जारी है। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में अब कमी आ गई है, लेकिन 25 मई तक लॉकडाउन लगा रहेगा और इसके बढ़ने की भी संभावना है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4,375 कोरोना के केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के करीब 45,000 एक्टिव केस हैं। यही वजह है कि 25 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर सामने आई ब्लैक फंगस की बीमारी भी बिहार में तेजी से फैल रही है। यही वजह है कि बिहार सरकार ने भी ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है, जिसके बाद न सिर्फ दवा और इसके इलाज की तैयारी तेज हो गई है, बल्कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों के केस की तमाम खबरें राज्य के स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचेंगी। देखिए, अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज चल रहे हैं और जो जानकारी प्राप्त है अलग अलग सूत्रों से लगभग 50 के आसपास मरीज हैं। मुख्य रूप से एम्स पटना में और IGIMS पटना में इसके लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। अन्य जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उन सरकारी अस्पतालों में भी उसकी दवाइयाँ भेजी गई हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भी दवाइयों की व्यवस्था की गई है। बिहार में कोरोना की टेस्टिंग भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में RT-PCR टेस्टिंग वैन चलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घरों में जाकर मरीजों का ऑक्सीजन लेवल एवं शरीर का तापमान चेक कर रही हैं। लेकिन बिहार के हेल्थ सिस्टम की एक तस्वीर ये भी है। कभी नहीं खुलता है, कभी खुलता है तो आता है लोग तो बंद ताला लोग। हम लोग घूम घूम के चल जाते हैं। कोई के दिया है सुई, कोई के नहीं दिया है। कोरोना के यह सब तो हल्ला हो रहा है। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ के लोगों का, कुछ विदेश में लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं। यहाँ के सर यहाँ हैं थोड़े, वो यहाँ रहेंगे तब ना। लोग जाता है तो वो मदद भले कर देते हैं, क्लिनिक में उनके जाइए तो भले मदद कर दिए, लेकिन ऐसे यहाँ के उनको फुर्सत कहाँ है कि देखेगा। हमारा सब सेंटर है। सब सेंटर में डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं रहती है, वहाँ पर CHO रहती है। एक CHO की पोस्टिंग रहती है, ANM की पोस्टिंग रहती है। वहाँ पर 2 ANM पोस्टेड है, लेकिन एक को कोविड हो गया है। वो 15 दिन से कोविड से परेशान है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है कि इन्फॉर्मेशन पहले आया हुआ था। और दूसरी वाली ANM को रूटीन इम्यूनाइजेशन करने के लिए डिफरेंट आंगनबाड़ी सेंटर्स पर जाना पड़ता है। तो जिस दिन वहाँ जाना पड़ता है तो उस दिन वहाँ सेंटर को बंद रहता है। पटना से 35 किलोमीटर दूर अमहारा एक संपन्न गांव है। यहाँ के 70% से ज्यादा घरों में AC, फ्रिज, कार जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। खास बात यह है कि डॉक्टरों के गांव के तौर पर मशहूर इस गांव से 335 से अधिक डॉक्टर हैं। लेकिन यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटक रहा है और यहाँ अब गाय बंधती हैं। डर लोगों के जहन में लगातार बना हुआ है, लेकिन महामारी विज्ञान के जानकार यानी एपिडेमियोलॉजिस्ट इस पर क्या चेतावनी दे रहे हैं, आइए देखते हैं। देश भर में कोरोना के केस का ये ग्राफ नीचे होना कुछ सुकून भले ही देता है, लेकिन पुरानी गलतियों को ना दोहराने की चेतावनी भी देता है, क्योंकि कोरोना मामलों के गिरते ग्राफ के बीच ही एक बार फिर सामान्य कामकाज की बहाली की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। देश में कोरोना के घटते मामलों के बीच क्या सामान्य कामकाज के लिए दरवाजे खोल देना चाहिए? इस बारे में फैसला बेहद सावधानी से करने की जरूरत है। इस बीच जानकारों का कहना है कि देश के ग्रामीण इलाकों और दक्षिण व पूर्वोत्तर भारत में पैर पसारता कोरोना ये साफ कह रहा है कि एहतियात के ब्रेक पर से पैर हटा तो मामला एक बार फिर हाथ से निकल सकता है। महामारी विज्ञान के जानकार डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया आगाह करते हैं
कि दूसरी लहर को अभी खत्म मानना भूल होगी, क्योंकि अभी भी देश के कई हिस्सों में पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर 15% बना हुआ है। इस संक्रमण दर को 5% से नीचे लाने की जरूरत है। हर तरह से हम महामारी की सेकेंड वेव के दूसरे वेव में हैं। साथ में हमें यह भी याद रखना होगा, कुछ अच्छी बातें खबरें आ रही हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई और कुछ उत्तर भारत के राज्यों में शहरी क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में कुछ गिरावट आई है, जो एक अच्छी बात है और यह दर्शाता है कि जो महामारी को रोकने के लिए कदम उठाए गए थे वो कुछ हद तक सफल हैं। डॉक्टर लहरिया के मुताबिक भारत में कोरोना के मामले गिर रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरी लहर खत्म होने के बाद पहले जैसी हालत हो जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी लहर के खत्म हो जाने के बाद भी भारत की करीब 50-60% आबादी ही इस वायरस से प्रभावित होगी, यानी 40-50% आबादी फिर भी ऐसी है जिससे ये वायरस नहीं गुजरा है, यानी उसके लिए बीमारी का खतरा बरकरार होगा। क्योंकि जब तक ऐसी आबादी रहेगी जिसे अब तक कोरोना नहीं हुआ है, तब तक बीमारी की लहर आती रहेगी। ऐसे में निश्चिंत तभी हो सकते हैं जब ये बीमारी पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। जनवरी 2021 में तीसरा राष्ट्रीय सीरो सर्वे हुआ था। उस समय तक देश में करीब 1 करोड़ कंफर्म केसेज थे। करीब 22% आबादी देश की एंटीबॉडी है। तो इससे हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हर लेबोरेटरी कंफर्म केस के पीछे करीब 20 से 25 अनकंफर्म केसेज थे जिनको इन्फेक्शन हुआ था, नहीं पता चला। जनवरी के बाद से 1.5 करोड़ एडिशनल केस हो चुके हैं। अगर हम उसी अनुपात को रखें तो फिलहाल मान सकते हैं कि करीब देश की 50% आबादी को इन्फेक्शन हो चुका है। दरअसल जनवरी 2021 में तीसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वे के नतीजे सामने आए थे। तब देश में करीब 1 करोड़ कंफर्म केस थे। साथ ही उसके आधार पर अनुमान लगाया गया था कि भारत में 22% आबादी इस बीमारी से प्रभावित हो चुकी है और उसके शरीर में एंटीबॉडीज हैं। ऐसा माना जाता है कि एक लेबोरेटरी कंफर्म्ड केस के पीछे कम से कम 20 से 25 अनकंफर्म्ड केसेस होते हैं। ऐसे में जबकि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2.5 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश की 50% से ज्यादा आबादी इस संक्रमण से गुजर चुकी है। दूसरी लहर खत्म होने तक यह आंकड़ा करीब 60% आबादी तक पहुंच जाएगा, जो लक्षण या लक्षणों के बिना इस संक्रमण से गुजर चुकी होगी। इस गणित के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरी लहर की शुरुआत में जहां देश की करीब 78% आबादी संक्रमण से अप्रभावित थी, वहीं इसके खत्म होने तक के बाद संक्रमण मुक्त आबादी कम होगी। लिहाजा अगर कोई तीसरी लहर आती भी है तो वो अधिक व्यापक और ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। हालांकि ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कहीं वायरस में कोई नया म्यूटेशन तो नहीं हो गया और वो कहीं अधिक संक्रामक तो नहीं हो गया। महामारी विज्ञानी या एपिडेमोलॉजिस्ट ये भी मान रहे हैं कि भारत में तीसरी लहर दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में आ सकती है। हालांकि तीसरी लहर को लेकर जताई जा रही आशंकाओं के बीच डॉक्टर लहरिया जैसे जानकार इस बात को नकारते हैं कि ये बच्चों के लिए अधिक खतरनाक हो सकती है। यह वायरस जो होता है शरीर और लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्जन एंजाइम ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनके माध्यम से हमला करता है जी। जब वायरस एडल्ट में जाता है तो एडल्ट के ACE2 इन्वेटर पर जुड़ जाता है और उसके शरीर में इन्फेक्शन कर देता है। एक अच्छी बात है कि बच्चों में ये रिसेप्टर्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, तो उस वजह से बच्चों पे वायरस हमला नहीं कर पाता है और बच्चों में गंभीर बीमारी नहीं होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी राष्ट्रीय सीरो सर्वे के आधार पर यह कह चुका है कि कोरोना का संक्रमण जितना बड़ों को प्रभावित करता है उतना ही बच्चों को भी प्रभावित करता है। फर्क इतना है कि बड़ों में यह संक्रमण ज्यादा नजर आता है और बच्चों में यह ज्यादा गंभीर शक्ल नहीं ले पाता। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई भी वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वायरस बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा। फिर भी तीसरी लहर की आशंकाओं के मद्देनजर यह जरूरी है कि बच्चे हों या बड़े, देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेशन से सुरक्षित किया जाए।